हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 को पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोग आर्टिकल 1 से 4 तक आर्टिकल्स को देखे थे और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने का कोशिश कर रहे थे। इसका मेन जो एस्पेक्ट्स है भाग 1 का, उसमें यह देखना है कि कैसे भारत, जो आज का भारत दिखता है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ तक कैसे भारत पहुँचा। तो देखिए, उसमें हम लोग समझे थे कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो प्रिंसली एस्टेट थे उनको कहा गया था कि आप लोग जिस देश में चाहे भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तो पाकिस्तान में 13 टोटल प्रिंसली एस्टेट मिल गए थे और 549 भारत में मिल गए थे। लेकिन भारत के बीचों बीच में या अगल बगल में जो तीन तीन प्रिंसली एस्टेट थे वो मिलना नहीं चाहते थे और पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे या फिर वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसमें सबसे पहले हैदराबाद था, जिसको सैन्य कार्रवाई, जो पोलो नामक सैन्य कार्रवाई चलाया गया था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन साहब दोनों मिलकर इंडिया के यूनिफिकेशन के लिए काम कर रहे थे, एकीकरण का। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जिसको रेफरेंडम भी बोला जाता है, उसके तहत, और जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान के कबीलाई लोगों ने 26 अक्टूबर 1947 को अटैक किया, तब राजा हरी सिंह जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन, जिसको विलय पत्र कहा जाता है, उस पर साइन करके इंडिया में मिल गए थे। इस समय जो स्टेट्स थे इंडिया में वो 4 भाग में बटे हुए थे। इसमें ये यहाँ पे ये पार्ट ए गलत लिख दिया गया, सारा ए नहीं होगा, ये ABCD होगा, ABCD। मैंने कल बताया था कि पार्ट जो हमारे राज्य थे भारत में उस समय जब आज़ादी मिला था, तब ABCD भाग में बटे हुए थे। इसमें टोटल मैंने बताया था कि यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंस थे, यहाँ पे गवर्नर बैठे थे, उनको भाग क या पार्ट राज्य ए में रखा गया था। राज्य बी में कुल 9 राज्य विधानमंडल या शाही शासन जहाँ पे प्रिंसली स्टेट थे उनको रखा गया था। और भाग सी जो था या पार्ट सी में, इसमें कमिश्नरी स्टेट्स को रखा गया था। और पार्ट डी जो था, मान राज्य डी में, इसमें अंडमान निकोबार एक यूटी को रखा गया था। कल हम लोगों ने राज्यों को नहीं देखा था। अगर आप वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें राज्य का सिर्फ ABCD पूछा जाता है, लेकिन अगर आप PCS और UPSC का तैयारी करते हैं तो उसमें इन राज्य में जो ABCD राज्य थे उसमें कौन कौन से स्टेट थे उसके बारे में भी पूछा जाता है कि प्रोविंस कौन कौन से थे। अगर आप किसी स्पेसिफिक राज्य का तैयारी करते हैं तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि वो राज्य, जिस राज्य में आप हैं, वो राज्य कौन से राज्य मतलब स्टेट जो ABCD था इसमें से किस में था। हम लोग मेनली बिहार को देखते हैं। यहाँ पे बिहार जो था वो पार्ट ए में था। आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे रोक के पढ़ लीजिएगा। भाग डी में सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह था। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का यूनिफिकेशन कैसे हुआ और उस समय कैसे कैसे राज्य बने। सबसे पहले इस मैप को देख लीजिए। हैदराबाद को 1948 में, जूनागढ़ को 1948 में और कश्मीर को 1947 में, जिसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। 26 अक्टूबर 1947। ये कश्मीर वाला सबसे ज़्यादा विवादित है, आज तक ये विवाद चल रहा है, इसलिए इसको जानना, इसका एग्जैक्ट डेट हम लोग को जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ लाइन देख लेते हैं जो अन्य देशों के साथ भारत का बाउंड्री बनाता है। इसमें इस पिक्चर को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि 1893 में अफगानिस्तान के साथ एक डुरंड रेखा खींचा गया था। जो यहाँ पे जो रेखा दिखाया जा रहा है ये डुरंड रेखा है। फिर 1935 में बर्मा और म्यांमार के साथ एक रेखा खींचा गया, जो यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे। ठीक है, और फिर पाकिस्तान के साथ जो 14 अगस्त 1947 को हमारा देश का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, उस समय रेडक्लिफ साहब के द्वारा एक लाइन खींचा गया, जो ये लाइन दिखाता है, रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, और 1914 में, उससे पहले मैकमोहन लाइन, जो तिब्बत और आसाम के बीच सीमा बनाता है, ये उस समय तिब्बत था, इसको 1959 में चाइना ने कब्जा कर लिया। इस समय जो ये तिब्बत था, ये तिब्बत और असम का जो बॉर्डर बनाता था इंडिया का, तो इंडिया और तिब्बत के बीच में जो लाइन था उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जिसको अभी इंडिया चाइना का लाइन कहा जाता है। दो और हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये दोनों बाद में विवाद हुआ जब चाइना और पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया, तब ये लाइन बनाया गया था।
इसको ये यूएन के द्वारा उस समय बताया गया था कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसका दोनों देशों को मतलब जिससे डिस्प्यूट है उसको पालन करना है। ठीक है, ये लाइन हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग कुछ फ्रेंच टेरिटरीज जो थे और पुर्तगीज के जो थे उनको देख लेते हैं। फ्रेंच के जो मतलब फ्रांसीसी लोग जहाँ पे रहते थे वो 5 बस्तियाँ थी और पुर्तगाल की 3 बस्तियाँ थी। यहाँ पे पहले फ्रेंच का हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दिखेगा आप लोग को चंदरनगर जो फ्रेंच बस्ती था, यहाँ पे यनम था, फिर पोंडुचेरी था और फिर कराइकल था, 4 हो गया, और एक यहाँ पे एक माहे था। गोवा का 3, पुर्तगाल का 3 था, एक गोवा, एक दमन और दीव। ठीक है, दमन दीव और दादरा एवं नागर हवेली। इसको भारत में बाद में मिलाया जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ और कॉन्सेप्ट समझना है। अब हम लोग फिर से आते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले धर आयोग का, जैसे देखिए जो भारत का जो राज्य बना था वो राज्य उस समय इतना बड़ा बड़ा राज्य था। जैसे ए में टोटल 9 प्रोविंस थे, फिर बी में भी 9 प्रोविंस थे और सी में 10 प्रोविंस थे। ऐसे करके इतने बड़े बड़े राज्य नहीं बन सकते। तो राज्यों का जो पुनर्गठन था उसका डिमांड बहुत तेज़ी से होने लगा, पूरे इंडिया में विद्रोह होने लगे और लोग जो थे वो पूरा चक्का जाम करने लगे। इसको लेकर जो भाषा के आधार पे लोग मतलब जो भाषा बोलते थे, जैसे गुजराती अपना अलग डिमांड कर रहे थे, मराठी लोग अलग डिमांड कर रहे थे, इसी तरह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सारे जो जो भी भाषा जो बोलता था वो अपना एक अलग देश चाह रहा था। इसके लिए एक धर समिति का गठन किया गया 1948 में। ये 17 जून 1948 को एग्जैक्ट डेट अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग याद रखिएगा, धर कमेटी का गठन किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ जून 1948 लिख दिया है। एस.के. धर की अध्यक्षता में एक कमेटी को बनाया जाता है, जिससे ये रिपोर्ट मांगा गया कि क्या भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन करना उचित होगा कि नहीं। धर आयोग जो था वो दिसंबर 1948 में रिपोर्ट पेश करता है और कहता है कि नहीं, भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए कहा गया कि देखिए पाकिस्तान जो था वो भी भाषा के ही आधार पे गठित हुआ था और अपने धर्म के आधार पे गठित हुआ था, जिसका उस समय परिणाम देखा जा रहा था कि कैसे ये जो देश है वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए और प्रशासनिक दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके अनुसार अगर सिर्फ भाषा को लेके कोई राज्य बना दिया जाए तो जो विकास का काम है वो रुक जाएगा और वहाँ पे कोई किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके लिए एस.के. धर ने इसको खारिज कर दिया और बोला कि आप डेवलपमेंट के लिए मतलब विकास के लिए आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं या तोड़ के बना सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं बना सकते हैं। दिसंबर 1948 में इन्होंने रिपोर्ट दिया और जून 1948 में इसका गठन किया गया था। ये मेन चीज़ याद रखना है। अब एक भाषाई प्रांत समिति बनाया गया। हालांकि धर आयोग का जब रिपोर्ट आया फिर भी वहाँ पे दंगे प्रदर्शन बंद नहीं हुए भारत में और भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए डिमांड चलता रहा। तो एक कमेटी बनाया गया जिसको JVP समिति कहते हैं। जे से होता है जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पटाभी सीतारमैया। वही पटाभी सीतारमैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने के लिए 1939 में महात्मा गांधी के द्वारा खड़ा किए गए थे, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। वही पटाभी सीतारमैया। इनको कांग्रेस का इतिहासकार और मतलब ऑफिशियल इतिहासकार कांग्रेस के पटाभी सीतारमैया जी थे। इन तीनों की मतलब जो ये बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था इस कमेटी का, उन्होंने भी 1948 में, ये दिसंबर 1948 जस्ट एस.के. धर कमेटी के रिपोर्ट के आने के बाद इसको बनाया गया और अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और ये भी जो था वो बोला कि आधार जो राज्यों का पुनर्गठन होगा उसका आधार भाषा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुधार के आधार पे अगर भाषा का गठन, राज्य का गठन किया जाता है तो उचित होगा। इसके बाद ये रिपोर्ट दोनों कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है, जिसमें भाषा के आधार पर रिपोर्ट जो राज्यों का पुनर्गठन था उसको इन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद से पूरे मतलब इंडिया में अलग अलग जो राज्य का डिमांड हो रहा था वो और भी ज़्यादा तेज हो गया। इसी में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा था, वहाँ पे चक्का जाम कर दिया गया था पूरा। और ये एक 2 श्री रामुलू थे, 40 श्री रामुलू।
इन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ गए कि हमको आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनाइए। अब इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, ये भूख हड़ताल पे बैठे रहे और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनका अंततः मृत्यु हो गया। अब जब इनका मृत्यु हो गया तो आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा स्तर पे दंगा फसाद होने लगा, सरकारी चीज़ों को जलाया जाने लगा, ऑफिस को तोड़ा जाने लगा और विद्रोह होने लगा। इस स्थिति में मजबूर होकर सरकार ने 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहला राज्य जो था भाषा के आधार पे वो आंध्र प्रदेश का गठन किया, जो तेलुगु भाषा था। तेलुगु भाषा प्रदेश जिसको बनाया गया वो आंध्र प्रदेश था। अब इस आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पे गठन हो जाने के बाद भारत के हर हिस्से में भाषा के आधार पे जो भी भाषा बोलता था वो अपना राज्य के लिए डिमांड शुरू कर दिया। अब इसको देखते हुए इस दंगा को शांत कराने के लिए और इससे निपटने के लिए इसके बाद एक और कमेटी का गठन किया जाता है जिसको फजल अली आयोग कहते हैं। इसका गठन भारत सरकार ने 1953 में किया। जो फजल अली अध्यक्ष थे, ये जज रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे फजल अली, और इसमें 2 और सदस्य थे, KM पानीकर और HN कुंजरू। ये लोग सदस्य थे और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इनको बताया गया सरकार के द्वारा कि आप पूरा समय लीजिए, जल्दीबाजी में कोई रिपोर्ट नहीं देना है और आप आराम से एक रिपोर्ट तैयार कीजिए कि क्या भाषा के आधार पे राज्यों का गठन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखिए, फजल अली अपना रिपोर्ट 1955 में पेश करते हैं। 1956 तक इसको मतलब संसद में रखा जाता है और इसको राज्यों का जब पुनर्गठन था वो भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाषा को आप मुख्य आधार बना के कर सकते हैं, लेकिन जो उसका नेचर होगा वो डेवलपमेंट के लिए होगा, ना कि सिर्फ भाषा। अगर मान लीजिए ये कोई पार्टिकुलर राज्य है, अगर इसमें मान लीजिए भोजपुरी बोला जाता है, जैसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, या और कोई भाषा बोलते हैं, या बंगाली बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का ले लीजिए। अगर कोई बंगाली बोलता है, इसको आप बंगाली भाषा के आधार पर बंगाल का गठन तो कर दीजिए, लेकिन अगर कोई जो इसका सिटीजन है, मान लीजिए कोई बंगाल राज्य में है, अगर वो बंगाली भाषा नहीं जानता है तो उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो भी उस राज्य में रहेगा, उस राज्य का निवासी रहेगा, ऐसा फजल अली ने कहा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा रिपोर्ट दिए। इसका जो मेन जो 4 महत्वपूर्ण कारण था वो उसको यहाँ पे देख लेते हैं। भारत की अखंडता एवं सुरक्षा का संरक्षण होना चाहिए, भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, वित्तीय प्रशासनिक एवं आर्थिक तंत्र की व्यवस्था हो, सभी राज्य और पूरे देश के लोगों के कल्याण के लिए योजना का संवर्धन हो, ऐसा इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा। और बाकी जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब इस रिपोर्ट में तो ये बताया गया कि 1956 में जो रिपोर्ट का फाइनलाइज किया गया उसमें फजल अली आयोग ने बता दिया भाषा पे आप करिए और डेवलपमेंट का मेन एस्पेक्ट होना चाहिए। अब इसको लागू कराने के लिए हमारे संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग था। इसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है फजल अली आयोग के रिपोर्ट पे। फजल अली आयोग सबसे इम्पोर्टेंट आयोग था राज्य पुनर्गठन आयोग में। अब हम लोग ये जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसको एक बार देख लेते हैं। ये मैंने फोटो लक्ष्मीकांत से लिया है। 1956 में जो भारत के राज्य थे वो कौन कौन से राज्य थे इसमें दिखाया गया है। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव को मिला के बनाया गया था। ये उसमें नाम इसका अलग था इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। मणिपुर और त्रिपुरा उस समय केंद्र शासित प्रदेश में आते थे। अब जब इन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्गठन हो गया फजल अली आयोग के रिपोर्ट के बाद, तब फिर से भारत का एक यूनिफिकेशन शुरू होता है और इसके बाद से इन 14 राज्यों में से और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में से अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश और राज्य टूट के अलग होते हैं और इनका संख्या जो है वो 2014 तक 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। लेकिन आज जो वर्तमान में है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
इसको हम लोग देखते हैं। इसमें सारा राज्य का फॉर्मेशन कब कब हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देख रहे थे उस समय, ये एक मैप देखते हैं। इसी मैप में हम लोग का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कब कब किस कौन से राज्य का गठन हुआ। देखिए, जो गोवा था उसको 1961 में पुर्तगालियों से छीन लिया गया और 1954 में जो फ्रेंच बस्तियाँ थी, फ्रांसीसी बस्तियाँ, उसको सैन्य कार्रवाई, इन दोनों को सैन्य कार्रवाई के द्वारा छीन लिया गया था उनसे। मतलब यहाँ से भगा दिया गया फ्रेंच को, बोला गया कि अब ये इंडिया का हिस्सा होगा। इससे पहले तक वो स्वतंत्र राज्य का या अपना उन लोग का बस्ती था जहाँ पे फ्रेंच और पुर्तगाली लोग रहते थे। तो यहाँ पे पुडुचेरी देखिए 1954 लिखा हुआ है, और जो गोवा है वो इसको फाइनली राज्य का दर्जा, 25वां राज्य का दर्जा, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा 1987 में मिलता है, लेकिन इसको एनेक्स्ट कर लिया जाता है, मतलब भारत में मिला लिया जाता है 1961 में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दादरा एवं नगर हवेली को 1961 में 11 अगस्त 1961, और ये जो दमन एंड दीव है और गोवा को, इन दोनों को 25वां राज्य और 26वां राज्य के तहत गोवा और दमन एंड दीव को मान्यता मिलता है। अब देखिए, जो उस समय राज्य थे उसमें एक और कमीशन जो था उसको हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है शाह कमीशन। शाह कमीशन जो था वो पेप्सू एक उस समय राज्य था। ये जो हिस्सा था इसको पेप्सू बोला जाता था। इसका फुल फॉर्म होता था पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। यहाँ पे 3 भाषाएं बोली जाती थी। हरियाणा के लोग हिंदी बोलते थे, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते थे। एक तरफ पूरी तरह से पहाड़ था हिमाचल प्रदेश में, और बीच में जो जगह था चंडीगढ़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगा फसाद होता था। इसको लेकर, इसको सॉल्व करने के लिए शाह कमीशन का गठन 1966 में किया गया। 1966 में शाह कमीशन का गठन किया जाता है, और इन्होंने जब अपना रिपोर्ट दिया तो उसमें ये बताया कि जहाँ पे हिंदी बोला जाता है उसको आप हरियाणा बना दीजिए, पंजाबी जहाँ पे बोला जाता है उसको पंजाब राज्य का मतलब गठन कीजिए, और जो हिमाचल प्रदेश है वो पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए उसको हिमाचल प्रदेश बना दीजिए, और जो विवादित क्षेत्र है उसको चंडीगढ़ के रूप में यूटी बना दीजिए। ऐसा इन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया शाह कमीशन ने। इसी के आधार पे इन 4 राज्य का पेप्सू को तोड़ के फॉर्मेशन किया जाता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो सन 2000 में सबसे इम्पोर्टेंट है, सन 2000 में 3 अलग अलग राज्य जो हैं वो टूटते हैं। इसमें सबसे पहला है छत्तीसगढ़, जो 1 नवंबर 2000 को टूटता है। फिर है 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल जो था वो, मतलब उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी इलाका था उसको उत्तराखंड बनाया जाता है, और बिहार से झारखंड का जो पहाड़ी इलाका था उसको तोड़ के 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनाया जाता है। ठीक, एक और दूसरा मैप हम लोग देखते हैं, उसमें कुछ चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ। जैसे ये जो क्षेत्र था इसको नेफा और एनटीए बोलते थे उस समय। ये आसाम का जो पूरा क्षेत्र था और ऊपर में अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र था उसको नेफा बोला जाता था। इसका फुल फॉर्म होता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और एनटीए जो था वो नागा ट्राइबल एरिया इस क्षेत्र को बोलते थे। इसको बाद में तोड़ के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों में तोड़ा गया। इसको आप लोग डीपली अगर पढ़ेंगे तो एम लक्ष्मीकांत या अगर कोई स्टैंडर्ड बुक होगा उसमें ये मिल जाएगा कैसे यहाँ पे लिया बना है ये राज्य। ठीक, इस वीडियो को अगर आप रोक के इस मैप को देखेंगे, चूँकि 18-19 मिनट का वीडियो हो चुका है तो अब मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, और यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। और आगे जैसे जैसे संविधान संशोधन हो के जो राज्य बने हैं या आगे जिस राज्य का चर्चा आएगा उसको हम लोग देख लेंगे आगे में। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को सबसे नया राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश से तोड़ के तेलंगाना को बनाया गया। इसका जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय था उसका नाम बदल के हैदराबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया, और आंध्र प्रदेश के लिए जो सबसे पहला राज्य, देखिए आंध्र प्रदेश ही सबसे पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, और इसी को 2014 में तोड़ा गया। तो अभी अमरावती में इसका अपना उच्च न्यायालय बन रहा है,
और इससे भी लेटेस्ट ये 2 जो यूनियन टेरिटरी बने हैं 31 अक्टूबर 2019 पे, जिनको मान्यता दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये इसके बाद भी दादरा एवं नागर हवेली को और दमन एंड दीव को मिला के दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव कर दिया गया है। ये सबको मिला के एक ही राज्य कर दिया गया है, राज्य नहीं यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था हम लोग का यहाँ तक का आज का जो भारत दिख रहा है वो उसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी आप लोग कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करिए, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया या और भी कोई जो भी बुक आप लोग को अच्छा लगता है इंडियन पॉलिटी का, उसके लिए सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। ये एक शॉर्ट चीज़ है, शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ जिसमें हम लोग मेनली जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, आगे जब संविधान संशोधन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं जो जैसे जैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 1992 में, और इसको यूटी बनाया गया, ऐसे कर करके जो भी आएगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ेंगे। नेफा को कैसे तोड़ा गया, मिजोरम, मध्य अरुणाचल प्रदेश और इनका 1987 में जो गठन हुआ, फिर उसके बाद सिक्किम का जो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया उसको, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन लोगों का 1972 में तोड़ के बनाया गया, एनटीए को तोड़ के बनाया गया था। फिर अभी हम लोगों ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को पढ़ लिया। ऐसे कर करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये वीडियो अब लंबा हो रहा है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और आप अगर हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग हर भाग को, अब कल से हम लोग भाग 2 को, जिसमें नागरिकता का प्रावधान है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उससे भी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं और कैसे हम लोग को उसको अप्रोच करना है उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।